बगैर नोटिस दिए मकान गिरा देंगे किसी का। न बिजली, न पानी, न हेल्थ सर्विसेज, न स्कूल। और ये लगातार हो रहा है असम। असम की आवाज बाहर उठना बहुत जरूरी है। असम की, वरना ये बिहार में जो आज हम देख रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा। असम से आए हैं, अलग अलग इलाकों से, और यहाँ पे केवल बोलने वाले लोग असम के नहीं हैं। तो जैसा नदीम साहब ने कहा, मैं वो दोहराऊंगा कि असम को सुनना बहुत ज़रूरी है, और असम की आवाज़ तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, बिहार में खासकर सुनना ज़रूरी है। तो उनको आप बताएं जाके कि आपकी समस्याएं क्या हैं, और इतने पैसे ही मत खर्च करें। छोटे छोटे पहले राउंड में कुछ पत्रकार और प्रोफेसर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, और फिर एक बड़े प्रोग्राम भी रखें उन लोगों की मदद से। असम को सुनना इसलिए ज़रूरी है कि केवल असम की बात नहीं है। जो असम के लोगों ने 4 साल तक कागज़ इकट्ठा किए, अब वो काम बिहार कर रहा है 1 महीने के अंदर। तो अगर असम को सुना गया होता तो बिहार में आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए असम को सुनना आवश्यक है। मैं असम 2-3 बार गया हूँ, और अभी जब एनआरसी के बाद गया हूँ, फैक्ट फाइंडिंग में गया हूँ। नदीम साहब हम लोग साथ में थे, और हम लोगों ने असम की आवाज़ को बाहर लाना क्यों ज़रूरी है, दिल्ली के मीडिया को या दिल्ली के सिविल सोसाइटी को या बहुत सारे लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहा है, कितना आर्बिट्रेरी है, कितना एक तरफा है, वो डेटा हम लोगों की फैक्ट फाइंडिंग में आया जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हम लोगों ने उसको जारी किया। और उसमें हम लोगों ने कई एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स के साथ एविडेंस दिए कि कैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, उनके जो जजेस होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, और जो ज़्यादा फॉरेनर्स को डिक्लेयर कर रहा है उसको तो एक्सटेंशन मिल रहा है, और जो तमाम सारे एप्लीकेंट्स को या डिफेंडेंट्स को कह रहा है कि भारतीय नागरिक हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। कि कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए। तब ये डिबेट यहाँ चालू हुआ कि कैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम करते हैं, कितना आर्बिट्रेरी है। और उसका जो दूसरा इसके लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं कि अब अगर 19,000 लोग एनआरसी के बाहर हैं, तो 19,000 मुकदमे वो कितने दिन में सुनेगा? 19 लाख, सॉरी, हाँ। तो 19 लाख मुकदमे कितने 100 साल लग जाएंगे उसको सुनने में और डिस्पोज ऑफ करने में। तो एक लॉजिस्टिकल इशू है, और यही एग्जैक्टली ये बिहार में हो रहा है। काफ़ी कुछ झूठ पर आधारित विदेशी नागरिक, अभी बिहार में भी ये चल रहा है, असम में भी ये हुआ। एक गवर्नर थे असम के, जनरल सिन्हा, 90s में, उन्होंने कहा कि इतने 1000 लोग रोज बांग्लादेश से आते हैं। आज अगर उसकी गिनती की जाए तो बांग्लादेश की जनसंख्या 4 बार खाली हो चुकी होती है। तो ये पूरा झूठ पर आधारित है। बिहार में या अभी विदेशी नागरिक का एक मामला आ रहा है। पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन का जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने दिया है कि 2016, 2017, 2019 में उनके इलेक्टोरल रोल में विदेशी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन पूरे देश के इलेक्टोरल रोल में, और उनके पास मात्र 3 कंप्लेंट 2018 में आई थी। एक तेलंगाना से, एक कंप्लेंट वेस्ट बंगाल से, और एक गुजरात से। सिर्फ 3 विदेशी नागरिकों की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास आई थी। वो डिस्पोज ऑफ हुई कि नहीं हुई नहीं पता, और उसको लेकर पूरा असम में हंगामा है, पूरा बिहार अभी सब अपना काम नाम छोड़ के बाढ़ के बीच में वो कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं।
मैं धालपुर गया था, इतना अमानवीय जब वहाँ पे इविक्शन हुआ और बुलडोजर चले। रात के 8 बजे 9 बजे नोटिस दिए गए एविक्शन के। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग तो वहाँ से ही हो। और सबको दिए भी नहीं गए, एक बंच किसी एक को दे दिया गया कि आप बांट देना। रात के 10 बजे और सुबह बुलडोजर आ गए। मतलब आप रात भर में आप अपना वकील भी तय कर रहे हैं, स्टे ऑर्डर भी ले आए, और बहुत से लोग वहाँ पे बहुत बरसों से उनके पास कागज़ थे, बैनामा थे, तमाम सारी चीज़ें थी, वो सब थे। और इविक्शन के बाद उनको कहाँ किसी खेत में बेचारे अपना सामान लेकर, घरेलू सामान, और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं। मुझे कई वहाँ पे आमसू के कई वॉलंटियर्स मिले जो कि मदद कर रहे थे। स्कूल भी गिरा दिया, मेडिकल डिस्पेंसरी भी गिरा दी, सब कुछ गिरा दिया। अपने ही देश में अगर अपने नागरिकों के साथ ये हो रहा है और देश के दूसरे हिस्सों में अगर आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है, उसके खिलाफ बातें नहीं हो रही हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है। असम में इस वक्त, जैसे नदीम साहब कह रहे थे और आप सब लोगों को मालूम है, हम लोग देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से सरकार नहीं चल रही है वहाँ पे। वहाँ का मुख्यमंत्री खुद ऐसी भाषा बोलता है और इस तरीके की बातें कहता है जो कि बहुत ही अनसिविलाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं है। भारत का संविधान अपने प्रस्तावना में, अपनी प्रियम्बल में कहता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये डिग्निटी है कि आप रात में बगैर नोटिस दिए मकान गिरा देंगे किसी का। न बिजली, न पानी, न हेल्थ सर्विसेज, न स्कूल। और ये लगातार हो रहा है असम, तब से रुका नहीं है, उसके पहले से हो रहा, अभी भी हो रहा है। सिटीजनशिप की डिबेट जब चली है संविधान में, हम सब वाकिफ हैं उससे, हमने बहुत लिबरल सिटीजनशिप का दायरा बनाया है। आर्टिकल 21 तो नॉन सिटीजन पे भी अप्लाई होता है। हमारे बीच जज साहब है, वो बताएंगे जानते कि वो तो नॉन सिटीजन पे भी अप्लाई होता है। हूमसएवर लिविंग इन द लैंड, इन दिस लैंड, उसकी भी डिग्निटी इंश्योर करता है भारत का संविधान। तो इसलिए असम की आवाज़ बाहर उठना बहुत ज़रूरी है। असम की, वरना ये बिहार में जो आज हम देख रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा। और ये वही हो रहा है जो असम में एनआरसी हुआ, वही एनआरसी इस वक्त बिहार में हो रहा है। तो हम लोग को 2-3 चीज़ें जो राष्ट्रीय स्तर पे, एक तो आप लोगों का जो मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को अपनी आवाज़ बाहर सुनानी पड़ेगी, और एक बड़ा आपको समर्थक वर्ग तैयार करना पड़ेगा पूरे भारत में। और दूसरा, सब कुछ हो रहा है देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स ऑफ हेट, और ये जो हेट फैलाने वाला मीडिया, इन 2 समस्याओं का सलूशन हम लोगों को निकालना है नेशनल लेवल पे। पॉलिटिक्स ऑफ हेट अगर ख़त्म होगी, या उसका कोई हमारे पास जवाब होगा, स्ट्रेटेजिक जवाब होगा, कंटेंट के साथ जवाब होगा, उसकी रणनीति होगी, उससे पॉलिटिकल पार्टियां भी जूझ रही हैं और इस देश के तमाम नागरिक जूझ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटीज़। तो पॉलिटिक्स ऑफ हेट और ये हेट फैलाने वाला मीडिया, इन 2 का इलाज जो है हम लोगों को ढूंढना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और भी लोग बोलेंगे तो मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।